हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं यही चाहूँगा फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज सेकंड चैप्टर का 19th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 2.19। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, तब उसके कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करते हैं और वो क्या होता है। आज ये देखेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब जब हम इंसर्ट करेंगे तब उसके कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा और उसे कैसे ड्राइव करेंगे। बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो कंडक्टिंग स्लैब की हम अभी बात कर रहे हैं उसका डेरिवेशन डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट किया था उसके कंपैरिजन में इजी है और सिंपल है। उसके कंपैरिजन वैसे तो दोनों ही सिंपल है, ठीक है। अब यहां पे देखें क्या करना है। हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर हमने क्या इंसर्ट कर दिया इस बार, कंडक्टिंग स्लैब। ये हमारी हो गई कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। ये हो गई। अब क्या है, ये कंडक्टिंग स्लैब समझना है थोड़ा सा। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये बनी, एक प्लेट ये। तो मैंने बताया जैसे दो प्लेट है तो ये लाइन दिखा रहे हैं, सिर्फ ये लाइन यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि अगर आप 3D डायग्राम बनाए तो ऐसे बना लो, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, लेकिन ये क्या रहता है, ये ज़्यादा इजी रहता है। फिर इसके बीच में आप बनाओगे इस तरीके से, ये आपकी क्या रहेगी, कंडक्टिंग स्लैब। तो ये ज़्यादा इजी, आप इसको बना ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसे जा रहा है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक, वो आपकी मर्जी। तो हमने ऐसे बनाया, दो प्लेट से हमारी इस तरीके से, इस प्लेट का एरिया ए, इस प्लेट का एरिया ए, और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी, यानी कि ये ऐसा डिस्टेंस डी, ये पेंज हो गया इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो हमने यहां बना दिया ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी, और ये जो कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट की इसके बीच में डाली, उसकी थिकनेस कितनी, टी। थिकनेस क्या है, टी। इस तरीके से दो प्लेट्स हैं, उसके बीच में आपने ये कंडक्टिंग स्लैब डाला। कंडक्टिंग स्लैब का मतलब कोई भी मेटालिक कंडक्टर का पीस, इस तरीके से कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, कोई भी डाल दो, कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। उसको डाला तो इसकी ये थिकनेस कितनी है, टी। अब क्या है, यहां पर इस प्लेट का एरिया ए ले लिया। अच्छा, इस प्लेट का भी एरिया है, दोनों का बराबर है एरिया, ठीक। अब इस खाली क्या होगा, जब कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करोगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब एक चीज ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जब चार्ज आता था यहां पर, तो हम कहते थे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पोलराइजेशन की वजह से, यानी कि उसके मॉलिक्यूल के पोलराइज होने की वजह से सरफेस पर चार्ज आ रहा था। समझ आया, सरफेस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। किसके केस में बात कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में। लेकिन कंडक्टर के केस में पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारा फ्री चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ जा रहे हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज इस साइड पर डेवलप हो जा रहा है। तो ये डिफरेंस समझना, ठीक है। डायग्राम तो ऐसा बना दिया, यहाँ इसमें हमने नेगेटिव बना दिया, पॉजिटिव ऐसे उसमें बना देते थे। अब क्या है, यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरीके से ई नॉट, ये जो खाली जगह है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो है ई नॉट। समझ में आया। और अब इसके अंदर की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जाती है जीरो, वो जाती जीरो। अब आपको लग रहा है ये जीरो कैसे हो गई, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ई आई। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, आप इसे समझ लो, फिर डेरिवेशन कराता हूं, ठीक है। और जिसको आता है वो उसको स्किप कर दो, आगे का डेरिवेशन देख लो। ये दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारा, ठीक है। इसके बीच में हमने ये कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, ये हमारा कंडक्टिंग
कंडक्टिंग स्लैब डाला, कंडक्टर, तो क्या हुआ, जैसे ही कंडक्टिंग स्लैब को डाला, इंडक्शन के फिनोमिना की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो गया। ये जो खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसको किससे रिप्रेजेंट करा, ई नॉट से। यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रही है इसको रिप्रेजेंट करा ई नॉट से, ठीक है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, इसको करा ई आई, यानी कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस इनसाइड अ कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हुई। व्हेन प्लेस, जब प्लेस कर दिया इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस करा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी हुई, ई नॉट। भाई आपने कंडक्टर ऐसे पकड़ा, इसको रख दिया, तो जब आप कंडक्टर को इस तरीके ले आ रहे हैं तो ये कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही उसके अंदर ही तो रखा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस कंडक्टर के बाहर की तो है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर ध्यान समझना, ई नॉट इधर जा रही होगी, ई आई का डायरेक्शन इधर होगा, इतना हो गया। अब इसको देखें, ई नॉट का डायरेक्शन हमने ये ले लिया, ई नॉट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, ई आई का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। तो हमने क्या लिखा, ई नॉट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट यानी पॉजिटिव एक्स की तरफ था तो प्लस में, माइनस ई आई का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ है तो माइनस में, और इक्वल टू ई, ये किसके बराबर लिख दिया, ई के बराबर। यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो ई नॉट माइनस ई आई के बराबर होगी। लेकिन ये देखा गया कि यहां पर जो ई नॉट है वो तो ई आई के बराबर निकला, यानी कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी स्ट्रेंथ ई आई के बराबर निकली। जब बराबर निकल गई तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंस, डिफरेंस हो जाएगा 0। तो किसी मेटालिक कंडक्टर को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, ई कितनी हो जाती है, 0। इस चीज को आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी भी है। बात समझ आ रही है किसी कंडक्टर की, कि किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। दूसरी चीज है, अगर किसी कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज दे दिया तब भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। दो केस हैं, यानी कि चार्ज कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और किसी चार्ज कंडक्टर की बात नहीं करें, अनचार्ज कंडक्टर यानी कंडक्टर लिया उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो आप ये समझ गए, तो इसलिए हमने यहां लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब करेंगे इसका डेरिवेशन, बात समझ में आया नहीं है, अब करेंगे इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत आसान है, आपने पिछला वाला डेरिवेशन करा होगा तो आपको तो बहुत ही ऐसा लगेगा बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल क्या है, बस खा जाए से क्या करें, बहुत आसान है। ठीक, अब क्या करना भाई, फॉर्मूला किससे स्टार्ट करेंगे, E इक्वल्स टू वी अपॉन डी, इस फॉर्मूले से। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको तरीका बताया, देखो बेसिक समझना है। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है तो V का फॉर्मूला ड्राइव करना है, ऐसा V का फॉर्मूला जिसमें Q भी प्रेजेंट हो। यह ध्यान रखना कि आप V का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसमें Q भी प्रेजेंट हो। कैसे भी करके Q लाना है वही यहां करेंगे, हर डेरिवेशन में ये बात बता रहा हूं। और देखो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालने वाले हर डेरिवेशन में यही बात बता रहा हूं। तो V की जगह लिखा हमने V इक्वल्स टू, अब इस E की जगह लिखा E नॉट, ये वाला। तो अब आप खुद समझो E नॉट, अब ये E नॉट कहां पड़े, इस इतनी जगह में E नॉट, इतनी जगह में E नॉट। इसके अंदर तो E नॉट है नहीं क्योंकि इसके अंदर तो E 0 है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हो भैया, E नॉट कहां प्रोड्यूस हो रही, E नॉट इधर हो रही खाली जगह में, इस खाली जगह में। तो मैंने तरीका क्या बताया, मान लो ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D मान लो 10 सेंटीमीटर है, बोल दिया कुछ भी ले लो, 10 20 ले लो तुम। और ये थिकनेस कितनी है, थिकनेस को मान लिया 7 सेंटीमीटर। तो मैंने अगर D माइनस टी कर दिया, इस 10 में से 7 माइनस करा, 10 माइनस 7 तो कितना आया 3। तो ये 3 पता क्या होगा, अगर आप मेजर करोगे, बना के देख लेना कॉपी में, तो 10 सेंटीमीटर दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस और इसकी थिकनेस ले लेना 7। तो 10 में 7 माइनस करोगे 3, तो ये जो स्पेस होगा ये इसकी लेंथ
और इसकी लेंथ जरा मेजर करके जोड़ना, टोटल करना तो वो 3 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इतनी जगह और इतनी जगह इसकी अगर हमें लेंथ निकालनी तो कितनी होगी, d माइनस टी के बराबर। तो इस खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही, E0। तो कैसे लिखेंगे, लिखा d माइनस टी। बात समझ में आया। अब क्या करे थे, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला डेरिवेशन देखा होगा तो उसमें अगला स्टेप क्या होता था, इसमें नहीं करना, मैं बता रहा हूं। अगला स्टेप होता था उसमें, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, प्लस ई इंटू टी करते थे। यानी कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला था तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती नहीं थी, तो उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड और ये स्लैब की थिकनेस। तो लेकिन अब यहां तो कंडक्टिंग स्लैब है, तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अगर ई की जगह 0 लिख के इंटू टी करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा। तो हम ये टर्म नहीं लिखेंगे, बस यही हो गया, इसी को करना है आसान। अब क्या करना है, E0, तो E0 की जगह क्या लिखेंगे, देखो यहाँ आगे लिखता है फॉर्मूला, E0 किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये लिख दिया D माइनस टी। ठीक है, अब सिग्मा किसके बराबर होता है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए। अब टेंशन मत लेना, पता लग रहा होगा इधर फॉर्मूला लिख रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, इधर फॉर्मूला लिख रहे हैं, इधर लगा रहे हैं। अरे कितने याद करेंगे, बस ये याद रखो कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, समझ गए। बस सोचना है कि बहुत तेज दिमाग है, सब कुछ याद रखेंगे। ठीक है, सब कुछ याद रखेंगे और सब कुछ याद रहेगा, बस यही सोचना है। तो इसकी जगह ये v इक्वल टू सिग्मा q अपॉन ए, सिग्मा की जगह लिया q अपॉन ए, एप्सिलॉन नॉट की प्लेस में एप्सिलॉन नॉट और लिख दिया d माइनस टी। ठीक है, अभी v का फॉर्मूला ड्राइव आ गया, q भी प्रेजेंट है, यही तो बोला था मैंने। बस अब सीधा क्या लगाएंगे, वेयर c इक्वल टू q अपॉन v, c इक्वल टू q और ये जो v का फॉर्मूला है ठोक दो इधर। ठीक है, ठोकते देखते क्या होता है, q d माइनस टी ए एप्सिलॉन नॉट, q से q कैंसिल, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्या सोच रहे हैं तुम लोग, सोच रहे हैं ऊपर ही चला जाता है, ये एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल ही ऊपर चला जाता है ना, सही रहता ना, होता ना टेंशन देता आपको, ये सोच रहे होगे ना। ये देखो एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, capacitance of a parallel plate capacitor when a conducting slab is partially placed inside the capacitor। partially placed यानी कि ऐसे प्लेस करा कि कुछ जगह खाली भी रह जाए, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मगर खाली रहना चाहिए थोड़ा, उसका एक्सप्रेशन आ गया। इतनी बात आई समझ में, नोट कर लो। ठीक, हाँ वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो। अभी देखो इसके आगे कंडीशन बताता हूँ, इसमें भी एक कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन के बाद बड़ा मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने माना इसमें इफ t इक्वल्स टू डी, अब हम ये मान लिया कि ये जो कंडक्टिंग स्लैब है इसकी थिकनेस बड़ी 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 कितनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी, मतलब ये साइड यहाँ टच होगी, ये साइड यहाँ टच होगी, मतलब ऐसे करके इसमें से ठूस दिया इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे करके। इतनी फिटिंग है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी बस 10 सेंटीमीटर का 9.9999, तो अंदर डालना तो कुछ तो पॉइंट में होगी, बिल्कुल राउंड अप करके 10 ही होगी, बिल्कुल फुली फिल्ड कर दिया। तब क्या होगा, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की जगह D, T की जगह यहाँ भी D, तो क्या आया, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 0। तो ए की वैल्यू कुछ पुट करो, एप्सिलॉन नॉट की करोगे, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो कितना आ गया, इनफाइनाइट। यानी कि C इक्वल्स टू इनफाइनाइट आ गया। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया और ऐसे डाला कि फुली फिल्ड कर दे, उसकी कंडक्टिंग स्लैब की ये जो साइड है इस प्लेट से लग जाए और ये साइड इस प्लेट से, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा।
अब देखो ये तो मैथमेटिकल हो गया इनफाइनाइट, अभी मैं सब प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको। प्रैक्टिकली का मतलब ये हो गया कि इस इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है। ये पढ़ तो लेते हैं कि इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, क्या इनफाइनाइट, चार्ज देते रहेंगे तो कहाँ जा रहा होगा, वो क्या होगा, वो कंडीशन बताऊंगा आपको। ये समझ में आया? ठीक। अब इसका मीनिंग समझो बच्चों। इसका मीनिंग क्या है कि ऐसा हो जाए, ये कंडीशन को अगर कैपेसिटर फॉलो कर ले तो उसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं और मैं आपको एक दो चीज और भी बताऊंगा इससे रिलेटेड। बोर्ड के एग्जाम में 3-4 साल पहले क्वेश्चन आया था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क्स में, तो वो भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा इसके साथ में। देखो क्या है, हमने कहा ये कंडीशन लगाई तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। कब इनफाइनाइट हो गया कि जब इस कंडक्टिंग स्लैब को हमने इस कैपेसिटर के अंदर फुली फिल कर दिया, मतलब बिल्कुल इस तरीके से इसकी थिकनेस टी डी के बराबर होगी। देखो क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने लिया और इस कैपेसिटर से यहां पे हमने लगा दिया एक स्विच और यहां लगा दी एक हमने बैटरी और यहां लगा दिया एक एम्पियर मीटर, या एम्पियर मीटर भी हो सकता है, यहां गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर या एम्पियर मीटर लगा दिया। अब क्या हो रहा है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके अंदर अभी तो कुछ नहीं, तो बात समझना। अगर पहली चीज तो ये है, क्या होगा कि जब ये स्विच ऑन करोगे, अब पहली कंडीशन, पहले उस क्वेश्चन की बात करेंगे जो मैंने बताया था कि एग्जाम में आ चुका, उसको समझना। सपोज कर लिया जैसे ही आपने अभी इसके अंदर खा लिए, यानी कि इसके अंदर अभी क्या है, एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, क्या होगा, स्विच ऑन करोगे, ये एम्पियर मीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। तो क्या होगा, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, ये जो एम्पियर मीटर की निडल है, ये यहां पर जो निडल होगी, ये स्विच ऑन करते ही सडन डिफ्लेक्शन दिखाकर फिर जीरो पे आ जाएगी, सडन डिफ्लेक्शन दिखाकर जीरो पे आ जाएगी। अब ऐसा कैसे हो गया, सडन डिफ्लेक्शन दिखाया जीरो पे आ गई, उसका मीनिंग समझो। मान लिया ये जो बैटरी है ये 5 वोल्ट की बैटरी है, जैसे ही स्विच ऑन करा इस कैपेसिटर पर चार्ज डेवलप हुआ, बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, मैंने बताया था कैपेसिटर जो होता है इंस्टेंटली चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस ही यही है, कैपेसिटर को जैसे ही प्लग इन करा, स्विच ऑन करो, चार्ज, बाहर निकालो, किसी एलईडी बल्ब से लगा दो, तुरंत डिस्चार्ज। लेकिन बैटरी जो है वो ऐसा नहीं होती, वो ऐसे नहीं स्विच ऑन करा चार्ज हो गया, अगर ऐसे कर लेते तो मजा आ जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती। घर में इन्वर्टर लगाए, बोले 2 मिनट लाइट आई, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज, ठीक है, फिर वो चल रही है आराम से। ऐसा नहीं, कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज और इंस्टेंटली डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसी बैटरी जो होती है वो ना इंस्टेंटली चार्ज होती है ना इंस्टेंटली डिस्चार्ज होती है, कुछ टाइम लेती है चार्ज होने के लिए, 6 घंटे 8 घंटे, और ऐसे उसमें डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगता है। मगर ऐसा नहीं कि बस आप सोचो 2 मिनट में डिस्चार्ज हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको स्विच ऑन करा तो चार्ज गया, तो पता चला इस कैपेसिटर की प्लेट पर जब चार्ज जा रहा था तो ये एम्पीयर मीटर की निडल ने सडन डिफ्लेक्शन दिखाया, और लगाते ही स्विच ऑन करते ही इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 5 वोल्ट। जब इसका 5 वोल्ट इसका 5 वोल्ट हो गया, तभी एम्पीयर मीटर की निडल जो है वो जीरो दिखाने लगी, क्योंकि अब चार्ज जाएगा नहीं, क्योंकि इसका पोटेंशियल बराबर हो गया। बात समझ में आया? जब बराबर हो गया तो इसका चार्ज में जाएगा, जब जाएगा नहीं तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगी नहीं। ठीक, ये तो हो गई एक चीज। अब क्या हो रहा है, दूसरी चीज कि अब हम बात करें कि अगर हमने इसमें क्या कर दिया, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हमने इसमें इस तरीके से ये हमारी कंडक्टिंग स्लैब भर दी, तो कंडक्टिंग स्लैब भरने का मतलब ये तो कंडक्टर है। अब ये यहां से चार्ज जाएगा तो यहां कोई गैप थोड़ी है, अब तो चार्ज इसमें से क्या यहां प्लेट पे जाएगा, और इसलिए तो कंडक्टर यहां से होता हुआ ऐसे करके, यानी कि करंट ऐसे करके चलने लगेगा, करंट इस तरीके से चलेगा। ठीक है, देखो ये मत समझना कि चार्ज, देखो करंट अगर ऐसे चलता है तो चार्ज उल्टा चलता है, हमेशा ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं, 3rd चैप्टर में आएगा तब डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं
कि भाई यहाँ करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है, करंट जा रहा है। तो जब इसमें करंट जा रहा है या चार्ज जा रहा है तो ये एम्पियर मीटर की नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रही। अब क्योंकि इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस इतनी है कि वो इस प्लेट से टच हो गई है, तो क्या होगा, ये एम्पियर मीटर की नीडल डिफ्लेक्शन दिखाती रहेगी, ये बैटरी चार्ज देती रहेगी, चार्ज ऐसे घूमता रहेगा। तो हम एम्पियर मीटर की नीडल देख के क्या बोलेंगे कि भाई रीडिंग दे रही है वो, यानी कि कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है। अब क्या होगा, चार्ज हो रहा है यानी कि जा रहा है, लेकिन जा कैसे रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है करंट इस तरीके से, बताइए इस तरीके से चार्ज सर्कुलेट कर रहा है। करते ये काम, जब चार्ज घूमता रहेगा, थोड़ी समय के बाद क्या हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। भाई जब बैटरी वर्तन करती रहेगी तो क्या होगा, उसकी एनर्जी खत्म होती रहेगी। अब क्या होगा, जब ये बिल्कुल डिस्चार्ज होगी तभी ये एम्पियर मीटर फिर 0 दिखाने लगेगा रीडिंग। अब आपने क्या करा, ये बैटरी हटा दी, दूसरी बैटरी लगा दी, ये फिर रीडिंग दिखाता रहेगा और चार्ज इसमें घूमता रहेगा। अब कंडीशन क्या होगी, कभी चार्ज होगा, ये पूरी जिंदगी में चार्ज नहीं होगा ये। क्यों, क्योंकि चार्ज इसमें जा थोड़ी चलते, तो घूम रहा है इस तरीके से, एम्पियर मीटर की नीडल ऐसे रीडिंग दिखा रही है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर देते हैं और इस तरीके से इंसर्ट करते हैं कि उसकी ये साइड इससे टच हो जाए, ये साइड इससे, तो इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब वो चार्ज लेता रहेगा। समझ में आया नहीं आया, इसका मीनिंग समझ रहे चार्ज, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, चार्ज उसमें ज्यादा, अब तो चार्ज से घूमने लगा, एक्चुअल में चार्ज में घूमने लगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो कभी भी अब चार्ज होगा ही नहीं, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन आएगी नहीं कि ये एम्पियर मीटर की नीडल हमें क्या दिखाए कि ये चार्ज हो गया और ये 0 दिखाने लगे, ये नहीं होगी। ये तब दिखाएगी 0 जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर दूसरी बैटरी लगा दो, फिर ये रीडिंग दिखाने लगेगी। तो कभी ऐसी पोजीशन ही नहीं आएगी कि बैटरी में दम रहे, बैटरी में एनर्जी रहे और एम्पियर मीटर की नीडल 0 दिखाए कि भाई कैपेसिटर अब चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि सिचुएशन आपको समझ में आ रही है कि चार्ज उसमें जाने की जगह घूम रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाता है अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दें और वो फुली फिल्ड हो जाए, उस कैपेसिटर को पूरी तरीके से भर दें। इतनी बात आई समझ में? तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और टेंशन कतई ना लें।